प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की रक्त और लौ की नीति। तो देखो जैसा नाम है वैसा काम है, आप बिल्कुल सही समझो। रक्त और लौ, इसको पहले तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है ना। रक्त इज ब्लड एंड आयरन इज लो इज आयरन, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिसी ऑफ रक्त एंड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौ की, मतलब ये डिटर्मिनेशन दिखाती है, मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर दिखाती है। जैसे अपने बलबन की देखी थी, अलाउद्दीन खिलजी की देखी थी, ठीक है ना। तो ये बताती है कि जो आपके, मैंने बताया था कि जो आपके सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए आप कितना प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो। तो जैसे अपन दक्षिण विजय में देखें तो यही प्रैक्टिकल डिसीजन अपन को दिखते हैं कि प्रशासन की दृष्टि से आपने क्या प्रशासनिक कदम उठाए, है ना। और ये बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो ये ठोस प्रशासनिक कदमों को दिखाता है। ठोस का मतलब क्या है कि अगर जो आपका कहना मानता है तो ठीक है, नहीं तो क्या उसको निस्तेनाबूद कर दो। रक्त का मतलब वही है कि अपने विद्रोहियों को कत्लेआम, ठीक है ना। और लोहा का मतलब क्या है कि जैसे वो आपने मुहावरा सुना होगा, लोहे के चने चबवाना, है कि नहीं। इंदिरा गांधी को बोलते हैं आयरन लेडी, तो मतलब वो फर्म डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अब देखो, तो अब आप समझ गए, टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया लगेगा होगा। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौ की नीति में अपन पढ़ेंगे कि क्या प्रशासनिक कदम अलाउद्दीन खिलजी ने उठाए और उनको कितनी ठोसता से उसने लागू किया, है ना। कि सोच लिया तो सोच लिया, अब करना है तो करना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, ये है ठोसता, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कारण कि क्या कारण हो गए थे अपनाने के पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो कुछ तो कारण अभी तक अपन जो पढ़ा उससे अंदाजा लगा ही सकते हो, बाकी अपन एक बार देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए, ठीक है ना। मंगोल आक्रमण, मंगोलिया जो अपन देखते हैं कि नॉर्दर्न चाइना जो है गोबी डेजर्ट के साउथ के अंदर, वो मंगोलिया वो पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। आज तो जैसे आप मैप में देखोगे तो मंगोलिया अलग बिल्कुल देश है, रसिया और अपने चाइना के बीच में मंगोलिया उलन बुटान, ठीक है, उसकी कैपिटल है। तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो इनके सर्वाधिक आक्रमण हुए थे मंगोलों के, चंगेज खान नेता। तो सर्वाधिक आक्रमण किसी समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो वैसे तो अपन जैसे देखेंगे कि मंगोल आक्रमण सेपरेट एक टॉपिक है ना, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसका बहुत कुछ लेना देना है, ठीक है। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अब मंगोल आक्रमण हुए तो सीधी सी बात है कि जब तक अपन एक मजबूत सेना नहीं रखेंगे और जब तक आंतरिक प्रशासन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक अपन बाहरी लड़ाई से नहीं लड़ सकते थे, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या देखा, ये बाहरी फैक्टर था, है ना। अभी थोड़ी देर बाद मैं देखो इसको एक बिल्कुल बहुत अच्छा चार्ट बनाऊंगा आपके सामने, तब आप देखना। तो ये तो बाहरी कारण था मंगोल आक्रमण। फिर दूसरा अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी, है ना। जैसे अपन इल्तुतमिश के समय में देखा था, जियाउद्दीन मांग बरनी चंगेज खां पीछे करते करते आगे, फिर कैसे इल्तुतमिश ने बचाया डिप्लोमेसी का काम में लेके, ठीक है ना। और फिर जलालुद्दीन खिलजी के समय जैसे अपन देखते हैं नवीन उस्मान आके भारत में बच गए थे, दिल्ली के पास मंगोलपुरी जो क्षेत्र है उसके अंदर, ठीक है। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति, तलवार मतलब लोह, डिवीजन, निस्तेनाबूद कर देंगे तलवार से, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में अपने क्या देखे कि मंगोल आक्रमण या मंगोल जो चैलेंज था उसको सरेंडर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाई। अलाउद्दीन, दूसरा कारण क्या था, अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए, जैसे अकद खां, मलिक उमर, मंगू खान, हाजी मौला, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, हाजी मौला, ठीक है। तथा नवीन मुसलमानों द्वारा, ये नवीन मुसलमान है ना। नवीन मुसलमान कौन, जो अभी अभी भारत में आके बसे हैं, ऐसे मुस्लिम, है ना, परिवर्तित नहीं है, जो अभी अभी आके बसे हैं। तो अभी अभी कौन, पहले जैसे अपन ने देखा था भाई चाचा जलालुद्दीन खिलजी के समय आके बसे थे मंगोलपुरी, है ना, मंगोलपुरी दिल्ली के पास, ठीक है। ये वहाँ के जो मंगोल बस गए थे तो ये नवीन मुस्लिम थे। तो इनमें अपन ने, आपने अपने रणथंभौर आक्रमण देखा तो उसमें देखा था कि रणथंभौर आक्रमण का क्या कारण था, अलाउद्दीन खिलजी केहू को शरण दी गई थी। नवीन मुसलमानों ने विद्रोह नहीं किया था कि गुजरात से लौटते समय धन मांगा, खुम्स के अंदर लूट हुए, हिस्सा मांगा। तो मैंने सारा बताया आपको, 12 नंबर की फाइल जिसका 22 नंबर दिखाई देता है आपको वीडियो, उसमें देखो केहूब का विद्रोह। तो वो नवीन मुसलमान थे, है ना, ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो ये हाजी मौला और नवीन मुसलमान का विद्रोह ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के समय। हाजी मौला का विद्रोह बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आंतरिक, ये क्या हो गया, ये इंटरनल कारण हो गया, आंतरिक कारण हो गया। आंतरिक मतलब क्यों पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन लागू करी उसके मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाह्य कारण एक्सटर्नल कॉज तो हो गया मंगोल फैक्टर। इंटरनल कॉज में एक अपन ने क्या देख लिया कि रिवोल्ट हो रहे थे, इंटरनल रिवोल्ट्स, उनके जैसे हाजी मौला, नवीन मुसलमान, ये दो नाम याद रखें आपको, मलिक उमर और अकद खां, ठीक है ना। ये अब फिर इसके अंदर जैसे आप और देखोगे कि इसके तत्व कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे। तो इसमें आप देखोगे एक कि इसने उलेमा वर्ग जो था ना, उलेमा वर्ग, उसको कंट्रोल के अंदर रखने की कोशिश करी। उलेमा वर्ग कौन था, जैसे तथाकथित जो मुस्लिम धर्म में जो हेड होते हैं उनको अपन उलेमास बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अपन जैसे देखते हैं कि शंकराचार्य होते हैं,
ईसाई धर्म के अंदर अपन देखते हैं कि पोप होते हैं। ऐसे इस्लामिक धर्म के अंदर जो सर्वोच्च आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु हैं उनको अपन उलेमास बोलते हैं, उलेमा। ठीक है, तो उलेमाओं को भी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल में रखा, मतलब स्टेट को गवर्न नहीं होने दिया रिलीजन से, ये अपने को समझना है। तो एक उलेमा वाला फैक्टर था, इसलिए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है ना, मतलब ब्लड एंड आयरन में यही नहीं है कि आपने रखती रख बा कि, लेकिन ब्लड आयरन से मतलब है कि एक कठोर प्रशासन की नीति, समझने वाली बात ये, मानो प्यार से मान जाओ नहीं तो कर ले आप ये। दूसरा अपन देखेंगे कि अमीर वर्ग पे उसने प्रशासन, अमीर वर्ग जैसे अपन देखेंगे अभी आगे आएगा, अमीर वर्ग, ये तो अमीर वर्ग पे उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी, है ना। तो ये चीज़ें हैं इसके जो अपन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन में अपन काउंट करते हैं। अब देखो, अब अपन उसी टॉपिक को वापस आते हैं जहाँ से मैंने अभी चालू किया था, कारण क्या थे रक्त और लोह की नीति के। तो इन कारणों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो इंटरनल आंतरिक, है ना, एक बाह्य कारण, बाह्य एक्सटर्नल कॉजेज। तो आंतरिक में तो क्या देख लिया अपन ने कि रिवोल्ट्स हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने खास देखते हैं हाजी मोहल्ला का विद्रोह और अपने नवीन मुसलमानों का विद्रोह। दूसरा अपन देखते हैं उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, इसमें आप जैसे आप खुद और मुकदम और जो, तो खुद मुकदम, है ना, खुद मुकदम। उलेमा समझ गए। अमीर क्या होते थे, जैसे आज अपन मंत्री देखते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं मंत्री, वो अमीर वर्ग होते थे। फिर ब्यूरोक्रेसी का अंतर अपन आज देखते हैं, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स, वो अमीर वर्ग हुआ करता था, है ना। अमीर वो नहीं थे कि पैसे हैं तो अमीर हो गया, नो, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे भी बहुत होते थे तो अमीर फिर प्राइवेसी पड़ गया, वेल्थ में जो प्रॉस्परस होते हैं उनका। फिर एक होता है खुद और मुकदम। खुद क्या होते थे, जैसे गाँव में आप जैसे देखते हो विलेज हेडमैन्स होते हैं, है ना, विलेज हेडमैन जो पुश्तैनी जैसे चले आ रहे हैं, ठीक है, जैसे खाप पंचायत आपने देखी होगी हरियाणा पश्चिमी यूपी के अंदर, तो वो जो विलेज हेडमैन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं खुद के छोटे खुद, खू खे खरगोश खुद। और मुकद्दम क्या होते हैं, मुकद्दम, है ना, मुकद्दम क्या होते हैं, ये जमींदार होते हैं जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। तो ये खुद और मुकद्दम है। तो खुद तो क्या है, विलेज हेडमैन्स, ठीक है ना, और मुकद्दम जमींदार से हुआ करते थे। ठीक है, तो ये खुद और मुकद्दम, ये अपन को ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी था। और बाह्य कारण क्या हुआ, बाह्य कारण हो गया अपने उलेमा, मंगोल आक्रमण, ठीक है ना, मंगोल आक्रमण। ये तो ये अपन को कारण के अंदर आपको ये से ध्यान में रखना है। आंतरिक कारण विद्रोह और उलेमा, अमीर वर्ग और खुद मुकदमों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में रखना, और बाह्य कारण मंगोल आक्रमण को एक प्रभावी तरीके से निपटना। अब इसके अपन क्या क्या, इसके एलिमेंट्स क्या है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन के क्या क्या एलिमेंट्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत तो राजत्व का सिद्धांत है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइन थ्योरी। वैसे तो अपन ने पहले जैसे देखा था बलबन के समय, राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, एक मिनट रुको, थ्योरी ऑफ किंगशिप, एक सेकंड। तो राजत्व का सिद्धांत, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरी ऑफ किंगशिप, किंग, है ना, KING, किंगशिप। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो जैसे अपन ने पहले भी जैसे देख चुके हैं, बलबन में देखा थ्योरी ऑफ किंगशिप में डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन, तो जिले लाई नियामत खुदाई। तो यहाँ अपन क्या पाते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप में, देखो क्या है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की थ्योरी ऑफ किंगशिप सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उसने राजनीति को कभी धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। इसको जैसे आज जो अपन बोलते हैं ना, एक सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राजनीति उसने करी। कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ करने से पहले उसने उलेमाओं से पूछा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जो स्टेट के फेवर में उसने उचित समझा उस पर काम किया, चाहे उसको करने से उलेमा खुश हुए चाहे नाराज हुए। स्टेट का हित सर्वोपरि था। ठीक है, वो मायने रखता था, स्टेट का हित, राज्य का हित। तो राजनीति को कभी धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। उसने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग से सलाह ली, और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। ठीक है, उलेमा समझ गए। तो देखो खलीफा तो क्या है, जो हेड होता है आध्यात्मिक गुरु मुस्लिम स्टेट में, मुस्लिम कल्चर में, उसको अपन खलीफा बोलते हैं। फिर खलीफा के नीचे जैसे जो होते हैं उनको उलेमा। तो ये हायरार्की है, जैसे पॉप, बिशप, ऐसे। ठीक है ना, तो सर्वोच्च हेड तो खलीफा के नीचे आते हैं उलेमा। ठीक है ना, ये है सर। पहले मैं आपको उलेमा सर्वोच्च सत्ता बताई थी, सर्वोच्च सत्ता इज खलीफा, देन इज उलेमा, ऐसे है सीक्वेंस ये है ना। तो ना तो खलीफा
वर्ग खलीफा से उसने सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग से, ठीक है ना। सिद्धांत उनका कोई सहारा नहीं लिया इस्लाम के सिद्धांतों का, जो स्टेट के फेवर में है वही उसने ली। अब देखो एक ये आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, है ना। ये क्या है, देखो फिर थोड़ा कटता है इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा जूम नहीं किया, यहाँ तक देख लो, है ना। ये क्या है, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, है ना, खलीफा को इग्नोर नहीं किया। ये क्वेश्चन आता है बहुत, क्या उसने खलीफा को इग्नोर किया? नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक रिकॉग्निशन जरूरी है जिससे कि जो इस्लाम को मानने वाली पॉपुलेशन है वो शांत रहे, ठीक है ना। इसलिए तो खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। ये क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता ही नहीं दी, नहीं, ऐसा नहीं था। खलीफा को सत्ता को मान्यता दी, उसके अथॉरिटी को स्वीकार किया, लेकिन उसका इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। मैं तुम्हारे नाम पे शासन कर रहा हूँ लेकिन तुमसे पूछ के शासन नहीं करूँगा कि मुझे रोज डेली क्या क्या करना है, आज ये करना है कल वो करना है, नो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछी जाती है। तो खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। किसके? खलीफा के। तो खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, उलेमाओं के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, मान्यता दोनों को दी उसने। फिर उसने यामिन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनीन, खलीफा का नायब की उपाधि धारण कर दी। ये तो याद रख लो आप, तो आमिर उल मोमिनीन, मुमानिन, है ना, मोमिनीन या मुमानिन, ये ऐसे मतलब आपने आपको खलीफा का नायब पुकारा, डिप्टी, मैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट हूँ, यामन उल खिलाफत, है ना, यामिन उल खिलाफत। ये खिलाफत वही है खलीफा को बचाने के लिए अपन देखेंगे कि जो अशोक आंदोलन के साथ आंदोलन चला वो खिलाफत आंदोलन था, तुर्की खलीफा को बचाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो वही खिलाफत है। तो उसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा, मैं तुम्हारा डिप्टी हूँ, ठीक है ना, ऐसे मैं तुमको स्वीकार करता हूँ लेकिन डे टू डे तुम्हारा हस्तक्षेप मैं स्वीकार एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछा जाता है। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, है ना। बेनिवोलेंट तो क्या मतलब, प्रजा के जो हित में होएगा वो मैं करूँगा, और डेस्पोटिज्म मतलब मैं किसी से पूछूंगा नहीं, जो मुझे प्रजा के हित में सही लगता है वो मैं करूँगा, ठीक है ना। ये क्योंकि ये क्या है, ये किस लिए जरूरी जाना, अभी अपन थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, बाजार आर्थिक सुधार, जिसमें भूमि सुधार आएंगे, बाजार सुधार आएंगे, कृषि सुधार आएंगे। तो सुधारों को प्रेरणा तो उसने स्वयं से ली, लेकिन क्या करना उसके अंदर उन सुधारों में है कि ऐसा थोड़ी है कि आप किसी पॉपुलेशन विशेष को टारगेट कर दो उलेमाओं के कहने पे, ऐसा नहीं था। जो राज्य के हित में था वो सर्वोच्च गाइडिंग फैक्टर था अलाउद्दीन खिलजी के। तो कितनी प्रैक्टिकल एक पॉलिसी थी, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखने हैं। यहाँ चीज़ अपन ने इसके तत्व में क्या क्या देखा कि मतलब रक्त और लोह के तत्व में क्या देखा कि धर्म से कभी प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे मंगोल, ऐसा नहीं है कि भाई मंगोलों को ही ठिकाना लगा, मंगोल इस्लाम धर्म के थे तो इस्लाम धर्म को एंटी था, ऐसा नहीं था कुछ भी। स्टेट के हित में क्या है ये मायने रखता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, ये चीज़। अब देखो अपन जैसे देखते हैं कि भाई मंगोल थे वो तो इस्लामिक ही थे, नवीन मुसलमान जैसे अपन देखते हैं उनका विद्रोह हाजिमोला, ये मुस्लिम ही थे, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट में जाओगे तो मैं नहीं बख्शूंगा तुमको। हिंदू हैं, हिंदुओं को जैसे अपन जैसे देखते हैं भाई रणथंभौर अमीर है कि नहीं है, रतन सिंह अपने चित्तौड़, जालोर, कानड़देव सब हिंदू ही थे, गुजरात हिंदू शासक। तो क्यों हराया उनको? क्योंकि वो स्टेट के हित के अंदर बीच में आ रहे थे, है ना। स्टेट मतलब जो दिल्ली सल्तनत का शासक जो सोचता है सुल्तान, उसके इरादे और आपके इरादे मकसद मैच नहीं खाते, ऐसे। तो उसने फिर उनको टारगेट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर क्या है नेक्स्ट देखते हैं अपन, और क्या क्या इसके एलिमेंट्स है। योग्यता, मेरिट बेस्ड, अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया, पर योग्यता, मेरिटोक्रेसी है, नेपोटिज्म नहीं था, भाई भतीजावाद, मेरिटोक्रेसी, जो योग्य है उसको अमीर का पद मिलेगा, ऐसे। राजधानी, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया, है ना। दक्षिणी दिल्ली जैसे जो है ना एम्स के और थोड़ा सा दक्षिण के अंदर, उसको वहाँ उसको सीरी बोलते हैं, सीरी, ऐसा ही आ रही है ना। ये तो 1300 ये आता है क्वेश्चन कि सीरी शहर की स्थापना किसने करी दिल्ली में। तो अपन जब अभी वास्तुकला पढ़ेंगे एंड के अंदर दिल्ली सल्तनत के कल्चर का एस्पेक्ट देखेंगे, उसमें आएगा सीरी। तो जैसे तुगलक का बाद आएगा बाद में, अभी तो सीरी है ये, ठीक है, ऐसे। तो 1304 में सीरी, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी, ऐसा ही RI लिखते हैं, सीरी, ठीक है। एक अपनी राजस्थान में सीरी है, उसको CERI बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पिलानी के अंदर है, पिलानी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीरी पिलानी है, और ये ऐसा ही RI है, सीरी। तो अलग अलग हैं दोनों, एक मत कर देना। राजधानी है ना, राजधानी नया शहर बनाया सीरी, और उसमें उसको राजधानी बनाया मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए, ऐसे। फिर उसने 4 अध्यादेश पारित किए, 4 अध्यादेश,
राज्य में विद्रोह के दमन के लिए, तो मैं बताया जैसे नवीन मुसलमानों को विद्रोह हो रहा, अमीर, खुद, मुकद्दम, उलेमा, उनको दबाने के लिए क्या राज्य में विद्रोह के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश पारित किए। ये सारा पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन में लिखोगे, क्वेश्चन आता है ये, है कि नहीं, कि नियम 4 मतलब पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन में क्या है आप समझते हैं उससे, तो प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट बेस आने लगे, मेंस के अंदर तो आता ही आता है ये ऐसे। तो 4 अध्यादेश क्या थे, देखो अमीर वर्ग, मैंने बताया था अमीर, ऊपर कारण पढ़ रहे थे इंटरनल रीजन में बताया था ना, तो उसमें क्या अमीर, उलेमा, अमीर, उलेमा, खुद, मुकद्दम, तो ये अमीर है, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स। वो अमीर वर्ग की संपत्ति भूमि जब्त करके उसके खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि की गई। तो अमीर वर्ग की भूमि जब्त कर ली, मतलब जो अमीरों को इनाम के अंदर दी गई थी भूमि, जिसे वकफ बोलते हैं, इनाम और वकफ, उसको वापस ले लिया और खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। ये खालसा भूमि क्या होती थी, ये वो आप जो अपन सिख धर्म में देखते हैं भाई गुरुदेव खालसा, भाई गुरुदेव फतेह, ये वो खालसा नहीं है, वहाँ तो पंथ है। यहाँ खालसा से क्या मतलब है, राज्य की भूमि जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल राज्य का है, उससे जो भी रेवेन्यू होगी वो राज्य के पास जाएगी। तो दोआब के अंदर जो भूमि वो खालसा भूमि होती है, जितने फर्टाइल लैंड है और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन वो खालसा भूमि है ना, वो उसका सारी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाएगी। वो कभी भी चाहे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सैन्य चौकी स्थापित कर सकती है, मतलब स्टेट कंट्रोल लैंड वाज नोन एज खालसा भूमि। खालसा भूमि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की गई कि डायरेक्ट स्टेट के पास आएगा। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक लगा दी गई, है कि नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यार ये शाम को बैठ के जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं तो वहाँ षड्यंत्र करते हैं स्टेट के अगेंस्ट में, सुल्तान के अगेंस्ट में, तो इनके मेल मिलाप, देखो भूमि जब्त कर ली अमीरों की और मेल मिलाप को कम कर दिया उनके। दिल्ली में मद निषेध कर दिया गया, बैन, ड्राई स्टेट, जैसे आज अपन देखते हैं गुजरात, बिहार, आज भी है नहीं, मद निषेध की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे एक मोरल डिक्लाइन आता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इसलिए मद निषेध किया गया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया, कौन क्या कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सब मेरे को पता रहना चाहिए। तो ये 4 अध्यादेश उसने पारित किए, किससे संबंध में, रक्त और लोक की नीति के संबंध में। 2 तो अमीरों से संबंधित थे, भूमि जब्त कर ली, उनके जो मेल मिलाप और उत्सव थे उनके ऊपर उसने रोक लगा दी, ठीक है, ये रोक लगा दी। तीसरा मद निषेध कर दिया और चौथा गुप्तचर प्रणाली। तो ऐसे अपन को याद रखने, तभी एक सटीक आंसर आप लिख पाओगे रखते हैं लोगों पे, नहीं तो वो मज़ा नहीं आता। तो क्या क्या तो उसके कारण थे, क्या क्या तत्व थे, ब्यूरोक्रेसी अपन ने देखी जैसे, है कि नहीं, उलेमा वर्ग और खलीफा वर्ग का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया, उनकी अथॉरिटी स्वीकार करी, और फिर नेक्स्ट अमीर वर्ग पे कैसे उसने कंट्रोल बनाया, ठीक है। फिर अपन आगे अभी जैसे देखेंगे जब भूमि सुधार पढ़ेंगे तो खुद और मुकदमों के भी उसने विशेषाधिकार को कम कर दिया, ऐसे आगे आएगा वो भूमि सुधार के अंदर। कथन, जैसे रक्त और लोक की नीति से संबंधित कुछ कथन है, जैसे ईसामी की किताब है फुतूह सलातीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसामी ये क्या 14वीं शताब्दी का एक राइटर हुआ है ना, जो अपन जैसे बहमनी साम्राज्य देखेंगे दक्षिण भारत में उदय होएगा, ठीक है ना, उसके शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, है ना, बहमन शाह से नाम पड़ा है बहमनी, जिसको अपन हसन गंगू भी बोलते हैं, हसन गंगू आगे आएगा, ठीक है, उसके दरबारी कवि थे। इन्होंने किताब लिखी है फुतूह सलातीन, तो उसमें जैसे दक्षिण भारत में जो विजय हुई है अलाउद्दीन खिलजी की, उसका उल्लेख उसमें मिलता है फुतूह सलातीन में। और अमीर खुसरो की किताब है खजाइल फुतूह, आगे लिखा हुआ है, उनके अंदर ये वर्णन मिलता। तो इस्लामी के अनुसार क्या है, शासन का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखने, कई बार पूछते हैं स्टेटमेंट किसके हैं, ये देखो ये कथन है कि रक्त और लोक की नीति से संबंधित कुछ कथन है, तो ये किसने कहा है, किसके संदर्भ में कहा। तो इस्लामी का कथन क्या है कि शासन का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे किसी बगीचे पर मानसून की बारिश। तो जैसे मानसून की बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं तो वो ये नहीं देखती कि मैं किसके घर पे पढ़ रही हूँ, किसके बगीचे में पढ़ रही हूँ, वो निष्पक्ष रूप से पढ़ती हैं वो, ठीक है ना, और वहाँ फिर खुशहाली लाती है। तो ऐसा ही शासन का किसी प्रदेश में न्याय है, निष्पक्ष रूप से न्याय करता है शासक। तो किसने कहा, इसामी ने कहा। किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी है, तारीख फिरोजशाही अपन किताब जिसे देखेंगे आगे आएगा, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब वजीर इंपॉर्टेंट, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, अमीर मतलब वो है और मंत्री, मंत्रियों में जो सबसे हेड है वो वजीर है, वो पीएम है, वजीर आला बोलते हैं अपन, है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री वजीर आला। अलाउद्दीन ने काजी मुगसुद्दीन से कहा था कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ, है कि नहीं, इस्लामिक धर्म को मानता हूँ, खलीफा को मानता हूँ, उलेमा को मानता हूँ, लेकिन मैं इनके सिद्धांतों का या इनका प्रयोग नहीं करूँगा, डे टू डे इनका हस्तक्षेप मैं स्वीकार नहीं करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं मेरिट बेस्ड करूँगा, जो स्टेट के फेवर में है वो।
ठीक है ना। तो ये अपन को पता होना चाहिए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन से संबंध में, ठीक है। फिर तो प्रशासनिक सुधार आ जाएंगे। तो ये पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एक बार आप जैसे देख लोगे ना, तो सारी चीज़ें जो अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे क्या देखो इससे आगे अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार पढ़ेंगे, तो वो उसने किस तरह से लागू किए, क्यों लागू किए, क्यों का तो कारण वो राजस्व सिद्धांत वाला ही है। फिर जो जो अपन करेंगे ना वो सब आपको दिखेगा कि योग्यता बेस्ड था, खलीफा या इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से वो गाइड नहीं था, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रशासनिक सुधार में इसकी झलक आएगी, सैन्य सुधार में इसकी झलक आएगी, जैसे अपन देखेंगे जो भी अपन ने देखा। आर्थिक सुधारों में तो सबसे ज़्यादा झलक आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार, ऐसे है ना। तो इसलिए ये बेस टॉपिक है अपने राजस्व सिद्धांत वाला, उसके ऊपर पूरी पकड़ा बना के रखो। तो बाजार सुधार आएंगे एक एक जैसे देखेंगे, है ना। तो ये अपन ने नटशेल के अंदर क्या देखा, ये रक्त एंड लॉ की नीति अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की देखी। आप आराम से जैसे इनके नोट्स बना सकते हो ऐसे, ठीक है। ये ऐसा कैसा आपको लिख लो, राजस्व सिद्धांत आ गया, योग्यता, राजधानी, चार अध्यादेश, कथन, ये आ गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 100 शब्दों में लिखो अलाउद्दीन का पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो ये सारे कंटेंट उसके अंदर आने चाहिए। और ऐसे ही जैसे इसको पढ़ो आप पॉइंट वाइज में, तभी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको देखो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन प्रशासनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के। ओके ओके।